Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So today I'll be starting with the new subject, that is goods and services taxes, that is GST, and business analytics का सारा syllabus is uploaded on the channel. And as I asked कि कौन सा करूँ मैं subject cover next, so you guys responded with the GST. So I'll be covering GST maximum 7 to 8 or maximum 10 days. 10 days में full of GST will be over. And today we'll be doing two chapters, first chapter and the second chapter, covering 50% of the unit 1. Other 50% will be covered in two videos I'll post tomorrow. And let's start with today's video. So before that, do subscribe to the channel if you think I am adding any value to your learnings and studying. So you must subscribe, like and share it with your friends. Okay, so next let's start with this chapter, that is first chapter, that is indirect taxation in India pre-GST era. This is not that very important chapter, just to know the crux of what is GST and how GST came into the picture into 2017. It's all about that, just basic idea, you just have to know about it. एग्ज़ाम में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सिर्फ कवर करने के लिए आई एम कवरिंग दिस. ओके, सो इतना यू रीड. द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज लेवाई ऑफ टैक्सेस ओनली, एंड टैक्स इज़ द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. तो टैक्स, वी नो व्हाट इज़ टैक्स, वो ही एक्सप्लेन किया है, और इसमें ये डेफिनेशन है टैक्स की. टाइप्स ऑफ टैक्सेस इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, जो हम गुड्स पे लेवाई करते हैं, जीएसटी ये होता है. और इनकम टैक्सेस आर, जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं, दैट इंडिविजुअल जो पे करते हैं, जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, वो डायरेक्ट टैक्स होता है. सो डायरेक्ट टैक्स हम रीड कर लेते हैं, दैट इट इज़ डायरेक्टली पेड बाय इंडिविजुअल और एंटिटी. डायरेक्ट टैक्स इज टाइप ऑफ टैक्स दैट इंसिडेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ फॉल्स ऑन द सेम एंटिटी. इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे एक इंडिविजुअल है, ये जो पैसा कमा रहा है, इस पे जो टैक्स दे रहा है, डायरेक्टली इसने कमाया है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो टैक्स देगा इस डायरेक्ट टैक्स. मतलब इसका इंसिडेंस और इसका इम्पैक्ट, इसका जो इंसिडेंस मतलब जो इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, मतलब जो इसने कमाया, इसका जो इम्पैक्ट है और इंसिडेंट है, इसकी वजह से आया. इसका जो लाइबिलिटी आई वो इसके खुद के कमाए हुए पैसों की वजह से आई, वही वो गवर्नमेंट को दे रहा है. दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स का सारा सिनेरियो. ये जो टैक्स वो दे रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है. इट मीन्स बर्न ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी द बर्डन, यहाँ पे बर्डन नहीं आएगा, बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स आएगा. बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, जो कि जीएसटी में होता है. जीएसटी में कैसे होता है? जीएसटी का मेन क्राइटेरिया क्या होता है? ये रिटेलर है, ये कस्टमर है, और ये गवर्नमेंट है. ठीक है, रिटेलर ने जब 100 की चीज़ है, गवर्नमेंट इसको बोलती है कि तो इसके ऊपर जीएसटी लगा. फॉर एग्जांपल 18% है, तो 18 यहाँ पे लगाएगा, तो ये 118 रुपये बने, जो ये 118 रुपये की इसको पड़ी अपने रिटेलर, अपने कस्टमर को. पर जो 100 रुपया है वो तो ये देगा, जो 18 रुपये हैं वो गवर्नमेंट को जाएंगे. कैसे? सप्लायर देगा उसके 18 रुपये. 100 रुपये अपने पास रखेगा, ये जो इसके खुद के कॉस्ट और ये पड़ा है. 118 रुपये इसने इसको दिए, 100 रुपये इसने अपने पास रखे, और जो 18 रुपये है वो उसने दिए गवर्नमेंट को. ठीक है, तो इसका बर्डन क्या हुआ? इसने, कस्टमर ने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डील नहीं किया जीएसटी देते टाइम. उसने पहले सप्लायर को दिया, सप्लायर ने आगे गवर्नमेंट को दिया. ये ऐसे सर्कल चलता है. बट डायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. हम डायरेक्ट कमाते हैं, वही गवर्नमेंट को देते हैं. गवर्नमेंट की, तो इन शॉर्ट क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं. अगर तो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर की डायरेक्टली लेना देना हो रहा है, जैसे इनकम टैक्स में होता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है. अगर बीच में कोई इंटरमीडिएरी आ रहा है, जैसे सप्लायर आ गया, या कोई शॉपकीपर जिससे हम सामान लेते हैं उसको जीएसटी देते हैं, तो जो सप्लायर है वो जीएसटी आगे गवर्नमेंट को देता है, तो इंटरमीडिएरी आ गया तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में. नेक्स्ट फीचर्स, टैक्सेबल इवेंट होना चाहिए, परचेज और सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे लगता है. इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट कैन बी शिफ्टेड बाय सप्लायर टू द बायर और द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स. रिग्रेसिव टैक्स, इसमें जो जीएसटी होता है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जीएसटी में 2 मेथड्स फॉलो होते हैं टैक्स देने के.
जीएसटी में, एक सेकेंड मैं इसमें दिखा देती हूँ। जीएसटी में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एफसीएम, एक होता है आरसीएम। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज जो मैंने आपको अभी समझाया, मतलब कस्टमर जीएसटी देगा सप्लायर को और सप्लायर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, ये हो गया एफसीएम। आरसीएम में क्या होता है, कस्टमर सप्लायर को जीएसटी नहीं देता, वो डायरेक्ट देता है गवर्नमेंट को। मतलब कैसे चलता है ये हमारा कस्टमर, ये हमारा सप्लायर, ये हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। कस्टमर को सामान पड़ना उसको 118 का ही है, मैं यही वाला एग्जांपल ला रही हूँ, 118 का ही है, 100 वो खुद ही देगा, 100 सप्लायर को देगा, 18 रुपये गवर्नमेंट को देगा डायरेक्टली। है ये इनडायरेक्ट टैक्स ही, क्योंकि एक तरह से लाइबिलिटी सप्लायर की थी बट पे कस्टमर कर रहा है। दिस इज़ आरसीएम। क्यों करता है, कैसे करता है, कौन से केसेस में करता है, ये सब हम चैप्टर नंबर 14 में समझेंगे। वो आरसीएम का पूरा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं जिस केसेस में ऐसा सीन बनता है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आगे फिर से रिपीट होगा। अगर आपको नहीं समझ आया इट्स ओके, मैं आपको फिर से समझाऊंगी आरसीएम के चैप्टर में, ठीक है। तो ये इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट का समझ आ गया। नेक्स्ट इज़ रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। रिग्रेसिव मतलब ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, इसमें भी प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव का पॉइंट आता है। कैसे? प्रोग्रेसिव होता है जितना ज़्यादा आप कमा रहे हो उतना ज़्यादा आप टैक्स दे रहे हो। जैसे मतलब इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो आपका टैक्स का ब्रैकेट ज़्यादा बढ़ता है, तो मतलब आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और रिग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता। रिग्रेसिव मतलब चाहे बंदा 100 रुपया कमा रहा है, चाहे लाख कमा रहा है, चाहे करोड़ रुपया कमा रहा है, अगर एक प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है और वो प्रोडक्ट ही 10 रुपये का है तो वो 11.8 रुपये ही पे करेगा। वो उससे ज़्यादा, वो कितनी भी इनकम कमा रहा हो उसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। यही डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। यही इधर लिखा है। Regressive taxation does not depend on paying capacity as a taxpayer on the commodity whether it is purchased by a poor man or a rich man, जो मैंने आपको भी इनकम के एग्जांपल से बता दिया। Indirect tax are regressive in nature and however there are some exceptions. Higher tax may be imposed on luxury. से ये luxury का एक exception है, बाकी regressive taxation का concept is this only, ठीक है। Impact of indirect tax increases as its price lead to inflationary trend. It promotes the welfare. इन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा लगता है, अल्कोहल वगैरह पे ज़्यादा लगता है, ऐसे है। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये जस्ट नो इट, यही 3 कॉन्सेप्चुअल थे, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, 3 टायर फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, और हमारी लिस्ट बन रखी है, 3 लिस्ट है ना, यूनियन, स्टेट एंड स्टेट, जो भी लिस्ट होती है गवर्नमेंट की, उस हिसाब से इनकी डिवाइड हो रखा है। एक ये चीज़ है, यू हैव टू लर्न ये वाला पार्ट। प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टैक्सेशन, आर्टिकल है, कई आर्टिकल है, बस आपको ये याद रखना है। 246 और एक और है यहाँ पे, 246 ही है, हाँ, 7 शेड्यूल एंड 246, ये 2 चीज़ें ही ज़्यादा आती हैं, ये याद रखनी है। सो द पावर ऑफ लेवाइंग टैक्सेस emerges फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉलोइंग द significant provisions to Article 265, no tax shall be levied except on by the authority of law. It prohibits arbitrary collection of tax. It means authority of law. The term authority of law means that tax proposed to be levied is within the legislative competence of legislating. ये just power देता है, टैक्स लिवाई करने की पावर देता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। Article 245 provides that subject to provision of this constitution, Parliament may make a law for whole or a part of territory of India, and the legislature that of a state may make laws for whole or a part of state. मतलब स्टेट लिस्ट के हिसाब से वो अपने लॉ खुद भी बना सकती है, स्टेट या फिर कोई टेरिटरी। No law made under Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have an extraterritorial operation. Thus, power of enacting laws conferred to the Parliament and on legislature of a state. ये इतना खास नहीं है, डोंट, बस ये पावर के बारे में ही दोनों चीज़ें हैं, जस्ट रीड इट, इतना ज़्यादा ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। एग्ज़ाम में जस्ट आपको 246 के बारे में, आर्टिकल 246 के बारे में पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट की फॉर्म में, जो लिस्ट स्पेसिफाई करता है। बोलेंगे 246 आर्टिकल के बारे में बताओ, दैट क्या है, वो बात क्या करता है। द अथॉरिटी टू एनैक्ट लॉ एंड लेवाई टैक्सेस इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल, ये रहा 246, ठीक है। द पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया और पार्ट और टेरिटरी
और द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक होल और पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये इसने दे दी इसको पावर की कॉन्स्टिट्यूशन के 246 के अंडर ही कोई भी अगर आपने स्टेट के लिए बनाना मतलब पूरे इंडिया के लिए बनाना या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बनाना तो आप 246 के अंडर रहकर ही कर सकते हो। 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो मैंने आपको ऊपर बताई। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गिफ्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल पे कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाती है, CG और SG दोनों बनाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लर्न कर लेना। पावर टू लेवाई फिर से आ गया, 246A में है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं, देन वैट है, वैट आप नहीं करोगे चलेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट इज़ डबल टैक्सेशन वाला, कि एक ही चीज़ पे यू आर इम्पोजिंग 2 बार टैक्स, दैट इज़ कैस्केडिंग इफेक्ट। उसके बाद ITC आ गया। ITC का पूरा कॉन्सेप्ट मैं ITC के चैप्टर में कवर करूँगी। स्कोप ऑफ ITC इन वैट, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इज़ GST, वैट नहीं है। वेरिएंट्स ऑफ वैट जस्ट रीड कर लेना, नो नीड टू डू एनी, ये प्रैक्टिकल करने की नीड नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिर्फ पता होना चाहिए कि होता है। ये 3-4 मेथड है वैट कैलकुलेट करने के, नो नीड टू डू। मेजर डिफेक्ट्स ये कर सकते हो कि वैट में क्या दिक्कत थी जो ताकि GST आया। ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं जो GST इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके गए पार्लियामेंट को। क्या है, पहले तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, उसको वन नेशन वन टैक्स का एक जो मोदी ने नारा दिया था उसको पूरा करने के लिए वन टैक्स जो कि अभी चलो नहीं हो रहा, पर फिर भी जब उसने मोदी ने बोला वन नेशन वन टैक्स, तो वो GST इसको पूरा कर रहा है, वन नेशन वन टैक्स। उसने बहुत सारे GST के आने से बहुत ज़्यादा टैक्सेस जैसे सर्विस टैक्स अपना जो अभी थोड़ी जगह है एप्लीकेबल, थोड़े पे नहीं है, सर्विस टैक्स, वैट हो गया, फिर अपना और भी काफ़ी टैक्सेस है जो रिमूव हुए थे, सब्स्यूम हुए थे जब GST इन पिक्चर आया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू लेवाई द कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स। अदर साइड SG was power to levy VAT on sales of goods, luxury, etc. This has led to multiplicity of indirect taxes, है ना। So this considered to be the major defect in the structure of indirect taxes in pre-GST era. तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, इसकी वजह से उसको थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने एक टैक्स लेके आए जो GST था। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। अब क्रॉस यूटिलाइजेशन मतलब कि अगर मैं GST के टर्म में बात करूं, अगर CGST का आपने सेट ऑफ लेना है, ये आपको भी समझ नहीं आएगा क्रॉस यूटिलिटी, बिकॉज ये सेट ऑफ वाला ITC का पार्ट है, तो उधर समझ आएगा अच्छे से। CGST का जो सेट ऑफ होता है ना, वो CGST के अगेंस्ट हो सकता है या IGST के अगेंस्ट हो सकता है, बट SGST के अगेंस्ट वो सेट ऑफ नहीं ले सकता। ये इतना भी पहले बाकी सर्विस टैक्सेस में, मतलब बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस में पॉसिबल नहीं था। जो हम क्या है ये इंटर टैक्स के जो क्रॉस यूटिलाइजेशन है वो कर सकते हैं, वो पहले पॉसिबल नहीं था, GST के आने के बाद इतना सा पॉसिबल हुआ है। तो लेवाई ऑफ CG अगेंस्ट SG वॉज नॉट अलाउड, मतलब अगर कोई टैक्स, अगर सिंपल भाषा में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा कर रही है, रुको एक सेकेंड, जैसे एक पर्सन है, इसने टैक्स दिया, इसने इनडायरेक्ट टैक्स दिया 2 जन को, CG को, SG को, ठीक है। CG को इसने फॉर एग्जांपल 24 रुपये दिए, इसको 18 रुपये दिए, ठीक है। इसके पास से कितना टैक्स गया, 42 रुपीज़ गए। इसके पास से तो जैसे इसका अगर 100 का सामान था तो उसको तो एक तरह से 142 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ी टैक्स वगैरह मिला के, और इसको सेट ऑफ भी नहीं मिल रहा था जब ये सेल आउट कर रहा था, है ना। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, मतलब एक तरह से इससे तो एक तरह से इन्फ्लेशन ही बढ़ रही है ना, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ही बढ़ी जा रहा है इतना ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से। इस चीज़ को और आप उसको सेट ऑफ भी नहीं दे रहे, मतलब ITC भी नहीं उसको आपस में लेने दे रहे, तो इसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्रॉस यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया कि अगर CG को कोई टैक्स दिया है और SG को कोई टैक्स दिया है और इसमें कोई चीज़ कॉमन है कि ये चीज़ 18 है, तो एक्स्ट्रा 6 रुपये ही दो ना, फिर से 18 और 24 क्यों बना रहे हो।
मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है सिर्फ उतना पेमेंट करो। अगर 18 SG को जा रहा है और CG को 24 जाना चाहिए टोटल, तो वो एक्स्ट्रा 6 रुपया ही जाएगा, 18 वो ऑलरेडी दे चुका है। तो एक तरह से उसको टोटल 42 कॉस्ट पड़ने की बजाय टोटल 24 कॉस्ट पड़ रही है। इतना डिफरेंस पड़ रहा था उसके कॉस्ट को, इसलिए क्रॉस यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया कि एक तो कॉस्ट सही रहे अपनी, जो टैक्स पेयर है, और जो मार्केट है वो भी थोड़ी स्टेबल रहे। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्ट मूवमेंट ऑफ द गुड्स ड्यू टू क्रिएशन ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ ट्रेड। टैक्स बैरियर सच एज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एंट्रेंस, चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा थे। देवर हिंड्रेंस इन फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे थे, इसलिए ये सारे हटाने पड़े। उसके बाद मल्टीपल रेपिटेटिव कंप्लाइंसेस, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस वर्क होता है। और अभी GST में भी इफ़ यू सी मंथली, क्वार्टरली, ये सारे रिटर्न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस वर्क होता है। इसमें भी अब अगर ये तो सिर्फ एक टैक्स का इतना ज़्यादा कंप्लाइंस है, इधर अगर कोई 7-8 टैक्स तुम दे रहे हो, ट्रॉय, एंट्री, सर्विस, चेक पोस्ट, 10 तरह के टैक्स दे रहे हो, 10 तरह के कंप्लाइंस हो गए, पूरा साल तो तुम्हारा कंप्लाइंस में निकल जाएगा। काम कब करोगे, बिजनेस कब करोगे, है ना। तो इसको कंप्लाइंस वर्क को भी कम करने के लिए उन्होंने GST लाए। So the various indirect taxes like excise, VAT, service tax had their own compliance procedure, required multiple registration number, filing procedure and due dates. This led to expanding time as well as money and could be that which could otherwise be saved. One of the major drawback was high compliance cost in the form of payments and returns. So introduction of GST at both central and state level has overcome this problem, and reason for being there is not only the integration of GST but also state level taxes. तो ये सबस्यूम्ड वाला पार्ट इज़ देयर इन सेकेंड चैप्टर, एंड फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही था ये। सेकेंड चैप्टर इज़ GST इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट। GST इन इंडिया क्या बोलता है कि जब GST 2017 में आया, सो उसने क्या चेंज लाया, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, कंसेप्ट ऑफ GST टैक्सेस सबस्यूम जो हो गए, मैं अभी बात करी थी। स्ट्रक्चर क्या है, GST काउंसिल क्या है, नेटवर्क क्या होता है, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके आई हैव मेड नोट्स, उसमें से हम पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारा। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ GST, इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इस बात को याद रखना दैट GST इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, that is it is payable to state where goods and services are finally consumed। जैसे अगर एक बंदा दिल्ली में है, रुको मैं स्टेट्स की लेती हूँ, यूटीज़ को छोड़ दो। एक बंदा यूपी में है और दूसरा बंदा गुजरात में है, ठीक है। यूपी वाले से गुजरात वाले ने सामान मंगाया, उस पर उसने लगाया था 18% GST, ठीक है। तो जो ये 18% है, जो 100 रुपये का सामान 118 बन के जा रहा है, वो उसको ITC या फिर जो ले सकता है, ITC ले सकता है या कुछ भी उसका कंजम्पशन कर सकता है, इसकी यूटिलाइजेशन कर सकता है GST की, वो गुजरात वाला पर्सन कर सकता है। गुजरात वाला पर्सन करेगा ये 18% का ITC क्लेम, ना कि यूपी वाला। क्यों? क्योंकि यूपी वाले को जब किसी से मिला होगा तो वो 18% बन के आएगा, तो उसने अपना वाला पार्ट कंज्यूम कर लिया होगा। अब जो ये आगे 18% लगा रहा है वो गुजरात वाले के लिए है। तो ये दिस इज़ जैसे मतलब ये जहाँ पर जा रहा है गुड, गुजरात इन दिस केस, तो वो रेसिपिएंट इसका बेनिफिट लेगा। तो यही लिखा कि इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज़ पेबल टू स्टेट वेयर गुड्स आर फाइनली कंज्यूम्ड। मतलब लाइबिलिटी इस पे है और इसका फ़ायदा भी यही लेगा, ऐसे है। सो इंडिया इज़ अडॉप्टेड डुअल GST मॉडल, CGST, SGST एंड IGST मॉडल। UT रिलेटेड रजिस्ट्रेशन आज टू बी स्टार्टेड, ठीक है। टैक्सेस सबस्यूम कौन से हुए थे? सेंट्रल पे ये सेंट्रल लेवल पे ये टैक्सेस कंज्यूम हुए थे, स्टेट पे ये वाले हुए थे। ये रीड कर सकते हो, लर्निंग पोर्शन है, इसमें समझाऊँ क्या मैं। टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड, नॉट सबस्यूम्ड मतलब जो अभी भी वर्क कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे BCDs अभी भी है, BCDs एक्सपोर्ट्स पे लगते हैं, कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, R&D सेस है, सेफ गार्ड ड्यूटी है, जो सबस्यूम नहीं हुए हैं। स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, प्रोफेशनल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स। उसके बाद जो हमने अभी गाइडलाइंस पे देखा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट गेव द पावर टू लेवाई GST अंडर आर्टिकल 246A, हमने रीड कर लिया। 246A ग्रांट्स द पावर टू CG and SG, that is central government and state government, to make laws
in respect of GST. Center has the exclusive power in case of inter state supply of GST. ठीक है. 269A gives levy and collection on interstate supply by government of India and apportioned between central and state in the manner prescribed in Parliament and GST Council. वो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया. इम्पोर्ट के लिए इंटरस्टेट सप्लाई, इम्पोर्ट जो होता है वो हम इंटरस्टेट सप्लाई के तरह कंसिडर करते हैं, ना कि इंटरनेशनल. इंटरस्टेट ही रहता है वो. एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट BCD और IGST कलेक्ट करती है ऑन द इम्पोर्ट. इम्पोर्ट पे दो चीज़ें लगती हैं जब हम इम्पोर्ट करते हैं. एक तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है और इस पर BCD भी लगता है और IGST लगता है, क्योंकि इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा. अगर स्टेट टू स्टेट होता है तो CGST एंड SGST लगता है. इंटरस्टेट होता है तो IGST लगता है. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो होती है ड्यूटी कलेक्ट करना. If IGST used for payment of SGST or vice versa should not be form of CFI as it is in facilitation transfer of funds between central and the state. 269 is not in the book. आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ. 366 डेफिनेशन ऑफ GST. ये आपको लर्न करना पड़ेगा जब भी आप एनी क्वेश्चन यू आर राइटिंग. GST की डेफिनेशन तो कहीं पे भी लिख सकते हो. GST मीन्स एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये एज इट इज़ याद कर लो, मेरे पीछे पीछे बोल के याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर लो, एग्जैक्ट याद कर लो. एक भी इसका कीवर्ड मिस आउट करोगे तो मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है. रैशनेल, स्ट्रक्चर एंड GST काउंसिल. एक सेकेंड, अब इसमें बुक में से भी टैली कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया हमारा. जेनेसिस, अवेयरेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्स के बारे में है ये. मिडनाइट सेशन, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इज़ देयर. ठीक है, ऐसे ही यहीं तक, ये ऐसे ही लिखा है यहाँ तक. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे 246A, 269A, 366A. ये रहा IGST वाला. IGST used for payment of SGST such shall not part of consolidated fund of India. This is to facilitate transfer between center and state. मतलब जो इम्पोर्ट पे IGST सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया होगा वो कोई और टैक्स की उसके लिए सेट ऑफ नहीं कर सकते. वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होता. वो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो फंड्स ट्रांसफ़र होंगे एट एनी पर्टिकुलर सिनेरियो, वो उसके लिए ही यूज़ होगा. ठीक है. 366 सर्विसेज अदर दैन गुड्स. 279A ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ GST एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डुअल GST, IGST एंड CGST. IGST on interstate supply, CGST, SGST, UTGST on intrastate supply. Then legislations governing GST, levy and single legislation. सिर्फ पता होना चाहिए, ज़्यादा खास नहीं है. इसका काम आएगा रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, जब आपको स्टेट्स याद रखनी पड़ेगी, अभी इसमें नहीं ज़रूरत. UTGST, UT में कौन कौन सी आती हैं और 28 स्टेट कौन सी हैं, यहाँ पे आ गया. अब आपको ये इलस्ट्रेशन से बताती है कि कब कौन सा वाला टैक्स लगेगा. अगर इंट्रा होएगा, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर ही अंदर, तो दो लगेंगे, CGST, SGST. अगर होएगा इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के अंदर, ये विद इन स्टेट है, ये दो स्टेट्स के अंदर है, इस पे लगेगा IGST. ठीक है. SGST या UTGST कर लेना, दोनों ही है. तो ये कर लेते हैं. डिटरमाइन द टाइप ऑफ GST लेवाइबल ऑन सच गुड्स. मिस्टर शिव ऑफ दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू विनोद. मतलब दिल्ली के दिल्ली अंदर हुआ, तो ये इंट्रा हो गया, CGST और SGST लग जाएगा. सिर्फ इतना देखना है आपने, C&S ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. रमन ऑफ कश्मीर प्रोवाइडेड सर्विस टू पुणे, तो ये IGST लग जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर UT और महाराष्ट्र के बीच में हो गया ना, IGST लग जाएगा. ठीक है. जानकी ऑफ गोवा, क्रूज ऑफ गोवा, दोनों गोवा है, CGST एंड SGST लग जाएगा. ठीक है. चंडीगढ़ टू देहरादून IGST, क्योंकि ये उत्तराखंड में है, ये स्टेट है अपनी, UT है. गुड्स टू रानी बोथ लिव इन स्टेट ऑफ राजस्थान, CGST
एंड SGST राजस्थान में दोनों। ठीक है, ये वाला भी आप कर सकते हो, सेम है, बस इसमें वैल्यूज़ लिख देनी है कैलकुलेट करके, बस कुछ नहीं करना, सेम ही है। दिल्ली देखना है, इंट्रा स्टेट है दिल्ली में, इंट्रा स्टेट पंजाब, असम टू पंजाब, गोवा टू पंजाब, देख लेना। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बता देना जब अगर आप यहाँ से चेप के मत करना भाई, खुद कर लेना, समझा दिया, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। ठीक है, इसके बेसिस पे यही है, और ये कैलकुलेशन सिर्फ इसके बेस पे मल्टीप्लाई करके लिखा है और कुछ नहीं करना। अगर इंट्रा होएगा तो हाफ % करना है, इंटर होएगा तो सिंगल % लग जाएगी। इसने यहाँ पे लिखा होता है देखो, CGST 9 and 9, अगर सीधा IGST लगाना है तो 18% लग जाएगा, बस इतना ही है। सब्स्यूम्ड मैंने आपको बता दिया है, नॉट सब्स्यूम्ड भी बता दिए, रैशनल, काउंसिल, स्ट्रक्चर, GSTIN, मैकेनिज़्म, ये 4-5 है, और फिर हमारा चैप्टर 2 भी हो जाएगा। सो रैशनल क्या है, मतलब इस लॉजिक क्या है इसके बिना, इसका GST का लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो कास्केटिंग इफेक्ट को रिमूव करना, जो मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया कि डबल टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन एक ही गुड पे बार बार सेम वजह से टैक्स लगना, इस कैस्केटिंग इफेक्ट, उसको रिमूव करना। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना एज अ ज़ीरो रेटेड सप्लाई, मतलब अगर हम जो हमारे वो थे पहले वाले टैक्सेस थे, उसमें हमने देखा ना कि वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इंडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस होता था। बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस होगा तो हमारे जो सप्लायर्स है वो एक्सपोर्ट करने से कतराएंगे कि भाई एक तो हम एक्सपोर्ट करके GDP बढ़ा रहे हैं और उतना ज़्यादा ही हमसे टैक्स ले जा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए और उसको ज़ीरो रेटेड सप्लाई बनाने के लिए, ज़ीरो रेटेड सप्लाई मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, एक्सपोर्ट व्हेन यू एक्सपोर्ट थिंग्स तो GST उस पर नहीं लगता। तो वो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए और अपनी GDP बढ़ाने के लिए इन इंडिया गवर्नमेंट ने GST लाया। उसके बाद प्रिवेंट टैक्स इवेजन एज ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इसमें बिल्कुल साफ रहता है। GST पोर्टल पे आपने सब कुछ करना है, पोर्टल ऑटो पॉपुलेट करता है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो दिस इज़ द रैशनल। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, GST ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, 4 टाइप के टैक्स है, बता दिया। GST कंपनसेशन सेस ऑन सिन एंड लग्जरी गुड्स, sin goods are alcohol and liquor, luxury goods are defined in some of the other section, not very important. 31 SGST acts and 28+3 and 5 UT GST act, ये एक्ट्स के बारे में है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्टेट्स याद करनी है, वो स्टेट्स के हिसाब से है। अरे कहाँ गया, ये रहा ना, 28 स्टेट है प्लस 3 करी है जो SDST को फॉलो करती है, दिल्ली वगैरह उसमें है, और बाकी की बची यूटी का उनका अलग एक्ट है और एक IGST है। काउंसिल, सो काउंसिल क्या है, एक जॉइंट फोरम है दैट इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट केम इन टू फोर्स ऑन 12 September एंड प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 September। फंक्शन क्या है GST काउंसिल का, रिकमेंडेशन देना यूनियन और स्टेट को ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़ रिलेटेड टू GST ओनली। एंड इसके मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, देन टैक्सेशन पर्सन नॉमिनेटेड, एंड एट प्रेजेंट देर आर प्रेजेंटली 33 मेंबर्स ऑफ GST काउंसिल, जस्ट पता होना चाहिए। GSTN इज़ अ सेक्शन 8 कंपनी जो पोर्टल रन करती है। सोल पर्पज इज़ IT बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट पर्टेनिंग टू GST लॉज एंड पार्टली ओन बाय गवर्नमेंट, पार्टली बाय प्राइवेट प्लेयर्स, एंड GST सुविधा प्रोवाइडर्स जो आपके रिटर्न्स एंड ऑल में काम करते हैं, आप उनसे भरवा सकते हो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल और आपके पास टाइम नहीं है, जो भी है। GSTIN इज़ पैन स्टेट कोड प्लस Z प्लस सिंगल नंबर। GSTIN उसको मिलता है जो रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ये पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि GSTIN कौन लेता है और कैसे लेता है और क्यों लेता है, उसके क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या लॉजिक है, उसका क्या एडवांटेज मिलता है GSTIN लेने का। ठीक है, रिकमेंडेशन बाय GST काउंसिल, डेट ऑफ लेवाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिस पे GST नहीं लगता। एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस पे नहीं लगता। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से हैं, यहीं पे लिखे होंगे कहीं पे, ये रहे, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 चीज़ों पे GST नहीं लगता, अभी तक नहीं लगता। उन्होंने प्रपोज़ किया है कि लगा भी सकते हैं, अभी तक तो नहीं लगाया है।
GSTN बता दिया आपको, इसके फीचर्स क्या, ओनरशिप, ग्रांट, ऑथराइज्ड कैपिटल, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रस्टेड नेशनल फंड, गवर्नमेंट लर्निंग का पोर्शन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। फंक्शंस क्या है आपको बता दिए, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न करना, फाइल, कंप्यूट द सेटलमेंट एंड MIS रिपोर्ट्स देना, सब कुछ। GSP जो रिटर्न्स और सिंगल स्टॉप शॉप फॉर GST रिलेटेड सर्विसेज आपको बता दिया। GSTIN नंबर जो रजिस्ट्रेशन का, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। State compensation mechanism before introduction of GST, there were so many indirect taxes varying from this and this, and specific provisions required to settle these issues. ये issues आए थे उनको। According to section 18 of Constitution Amendment provides Parliament shall in recommendation of GST Council provide compensation to states for loss of revenue। अच्छा, जब हमारा बहुत सारे GST जो अब हमने ऊपर देखा ना कि GST के जो स्टेट वाले टैक्सेस है जो सबस्यूम हो गए थे, ये वाले सारे GST के स्टेट वाले टैक्सेस सबस्यूम हो गए थे। इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, कि मतलब उनका रेवेन्यू इतनी जगह से कम हो गया, तो ऑफ कोर्स उनको लॉस होना था ना, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ कि हमारी इनकम एक तरह से कम हो गई है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो पार्लियामेंट है उन्होंने विद रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल उनको कंपनसेशन इस चीज़ का प्रोवाइड किया ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। ठीक है। सो एज पर सेक्शन 7 ऑफ GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, states and union territories with legislature have to be compensated for revenue loss arising on the implementation of GST during the 5-year transition period beginning from the date on which GST act of the concerned state has come to force। मतलब 5 साल के अंदर अंदर उनको कंपनसेशन दे दिया। उसके बाद फीचर्स आ गए, सेपरेट एक्ट, ऑब्जेक्टिविटी, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, सेम है ये सब कुछ। बेस ईयर कैलकुलेशन, 14% नॉमिनल पीरियड, नथिंग सो इम्पॉर्टेंट। Tax not to be included in the base year revenue and projected revenue, calculation of relief, ये कुछ भी ना आपको नहीं आएगा, ये कुछ भी कैलकुलेट करने का नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रखा है। लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेस, रेट ऑफ GST, ये भी सब क्वेश्चन में दिया होता है, रेट ऑफ GST। सो सेकेंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया। सो फर्स्ट 2 चैप्टर वॉज वेरी सिंपल और इसमें से इसकी ज़्यादा इतनी वेटेज भी नहीं है। फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा वेटेज है रजिस्ट्रेशन और हमारी एग्जाम्पशंस की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करेगा। 18 में से अराउंड 15 मार्क्स का तो यही आएगा, बाकी ये 1 2 3 4 5 नंबर का आएगा जो हमने अभी किया है। तो ये सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन था कि GST बेसिकली है क्या। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर अबाउट एग्जाम्पशन पहले, और उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स रजिस्ट्रेशन, और फिर हमारा यूनिट 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में जो हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई नेचर, इसकी अराउंड 4 to 5 वीडियोस बनेंगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और इसके मार्क्स की वेटेज भी काफ़ी अच्छी है। 27 मार्क फॉर यूनिट 2 इज़ वेरी मच, और इसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन भी बहुत ज़्यादा आना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट 2, और इसके लिए हम स्पेशल अच्छे से एक्सप्लेन करके आई विल मेक द वीडियो। इसमें ये दो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के होंगे और एग्जाम्पशन के ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली ये है इसका 101 कॉन्स्टिट्यूशन हमने कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन कवर्ड ब्रीफली बता दिया आपको, रूल 10 कैंसिलेशन ऑफ ये सारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, और फिर एग्जाम्पशन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसकी 2 वीडियोस बनेंगी। ठीक है। उसके बाद आगे जैसे चलता है वी विल सी। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड एंड यू थिंक कि आई हैव मेड वैल्यू एडिशन इन योर स्टडिंग पार्ट, डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि सबका भला हो। थैंक यू सो मच।